माता वैष्णो देवी की जो पर्यटक इनको अगर छोड़ देते हैं तो जम्मू में कोई नहीं आता है। मैक्सिमम टूरिज्म इन इंडिया तमिलनाडु में होता है। इतनी सुंदर जगह को हमने बैड प्लानिंग से बर्बाद कर दिया। यहां पे 70 साल से एक घाव था जो नासूर बन चुका था, हमें इसको ठीक करना है। नमस्कार, मैं हूं राजन वैद। आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल का 1 to 1 प्रोग्राम। ये सब जानते हैं कि किसी भी राज्य की जो अर्थव्यवस्था होती है वो काफ़ी अहम होती है उस राज्य को आगे ले जाने में। और जम्मू कश्मीर राज्य जहाँ पे ना तो इंडस्ट्री है ना ही प्राइवेट सेक्टर इतना पनप पाया है, वहाँ की अर्थव्यवस्था पे कई बातें होती हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था उस तरह से नहीं पनप पाई या अपने आप को नहीं उठा पाई जिस तरह से इसको उठाना चाहिए था। इसके क्या कारण हैं, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जाने माने इकोनॉमिस्ट दीपांकर सेन गुप्ता साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में। सबसे पहले सर, आप जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को कैसे देखते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर का अर्थव्यवस्था का जो मुझे देखना है तो मैं इसकी तुलना हिमाचल प्रदेश से करूंगा। जी। हिमाचल प्रदेश से क्यों करूंगा? क्योंकि पड़ोसी रियासत है और दूसरी बात है वो भी माउंटेनस है, हिली रियासत है जम्मू कश्मीर। जी। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था अगर देखना चाहते हैं तो इस अर्थव्यवस्था में 50% और कभी कभी इससे ज्यादा सरकारी खर्चा है। जी। रियासती हुकूमत की जो खर्चा, स्टेट एक्सपेंडिचर जो है 50% कभी कभी ज्यादा हो जाता है पूरे जीएसडीपी का। जी। ये कमजोरी की निशानी है। इसका मतलब ये है कि आपका प्राइवेट सेक्टर या प्रोडक्टिव सेक्टर्स जिसको टैक्स करके स्टेट गवर्नमेंट को आगे बढ़ना चाहिए वो अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, विकास नहीं हुई है। अब देखिए, इस 50% में बहुत बड़ा एक हिस्सा केंद्रीय सरकार से आता है। जी। मरकजी हुकूमत इनको इतना बड़ा एक रकम देता है और ये रकम जो दिया जाता है वो कोई शेयर ऑफ स्टेट शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस नहीं है। जी। ये बेसिकली एक डिस्क्रिशनरी ग्रांट है जिसके तहत इस रियासत खड़ा ही नहीं हो पाता। तो इतना कमजोर है, आप समझ ही रहे। जी। हिमाचल में अगर जाइएगा उसका भी वही प्रॉब्लम है जम्मू कश्मीर का है, हिली टेरेन वगैरह वगैरह। उनका ये फिगर 28% है। जी। कहां 50%, कहां 28%। और हिमाचल प्रदेश को उतना एड मिलता नहीं है मरकजी हुकूमत से जितना जम्मू कश्मीर को मिलता है। जी। अब अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश का प्रैक्टिकली 40% ऑफ टोटल जीएसडीपी इंडस्ट्री से आता है। जी। और जम्मू कश्मीर के लिए वो 25%, कभी कभी ज्यादा कभी कभी कम होता है। हिमाचल प्रदेश जिस तरह से टूरिज्म को बूस्ट किया है, जम्मू कश्मीर कागज में और इमेजिनेशन में तो कहा जाता है कि टूरिस्ट पैराडाइज है, पर वो कर नहीं पाया जो हिमाचल प्रदेश कर पाया है। एग्रीकल्चर अगर देखते हैं तो एग्रीकल्चर में हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही कम है। लैंड हमारे पास काफी है, पर जिस तरह से पंजाब ने उन्हीं नदियों से पानी लेकर अपने खेत की सिंचाई करते हैं, जम्मू कश्मीर वो कर नहीं पाए हैं। जबकि रावी की नदी पंजाब को और जम्मू कश्मीर दोनों को मिलना चाहिए। जहां तक इरिगेशन की बात है, आप पंजाब साइड में देखेंगे तो जो नेटवर्क ऑफ कैनाल्स उनका है, लगता है कि रावी एकदम राइट टर्न ले लिया है और लेफ्ट टर्न ले लिया है, और राइट मतलब जम्मू कश्मीर की ओर जो कैनाल सिस्टम है वो इतना कमजोर है कि ये हमारे पास इतना पानी और हम इसको इस्तेमाल कर ही नहीं पाए हैं। जी। तो औद्योगिक सेक्टर में, कृषि सेक्टर में और सर्विसेज में जम्मू कश्मीर हमेशा पीछा ही रहा है। सर, आपने काफ़ी अहम बात कही और आपने जो कंपैरिजन किया हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का, लेकिन एक बात दोनों में कॉमन है कि पिलग्रिमेज टूरिज्म जो है वो दोनों जगह है, लेकिन आपको लगता है उसको भी एक्सप्लोर नहीं किया जा सका वैसा? देखिए, अगर आप आंकड़ों देखते हैं पिलग्रिमेज टूरिज्म का तो जम्मू कश्मीर को कोई छू नहीं सकता। बिल्कुल, एग्जैक्टली। 1 करोड़ लोग, कभी कभी 10-20 लाख कम, माता वैष्णो देवी दर्शन करने चले जाते हैं। पर दुख की बात है वो दर्शन करके चले जाते हैं। अब देखिए, कुल्लू में, कांगड़ा में, चंबा में सब मिला के वहां पे 80 लाख लोग जाते हैं। अगर आप माता वैष्णो देवी की जो पर्यटक इनको अगर छोड़ देते हैं तो जम्मू में कोई नहीं आता है। और हम जानते हैं कि जम्मू, खास करके डोडा, किश्तवाड़, रामबन, हिमाचल जितना सुंदर है उतना ही सुंदर है। बिल्कुल। वहां पे उतनी ही जगह है और वहां पे कोई जाता ही नहीं है। और हम सक्षम नहीं रहे हैं कि माता वैष्णो देवी में जो 1 करोड़ लोग आ रहे हैं उनका एक छोटा हिस्सा भी अगर
सैलानी बन के इन जिलों पे घूम के चले जाते जी। हैं, तो टूरिस्ट सेक्टर को बहुत बड़ा एक बूस्ट मिलता। बिल्कुल। और मैं टूरिज्म सेक्टर पे इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर जिसकी हम बात करते हैं टूरिज्म में मैक्सिमम है, और ये बैकबोन भी है जम्मू कश्मीर की। बैकबोन हो सकता था, बैकबोन नहीं है, ये दुर्भाग्यवश है। हाँ। बहुत सारे लोग टूरिज्म पे निर्भर करते हैं, पर टूरिज्म जो बन सकता था वैसा नहीं बना, वैसा नहीं बना। ये कश्मीर का भी प्रॉब्लम है, ये जम्मू का भी प्रॉब्लम है। जम्मू का और भी बड़ा प्रॉब्लम है, कश्मीर में तो लोग कहते हैं कि टूरिज्म आता है, पर कश्मीर की कैरिंग कैपेसिटी आराम से 2 गुना या 3 गुना किया जा सकता है, और जम्मू में तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हाँ। दुख की विषय हम लोग कर नहीं पाए। सर, आपने काफ़ी अहम बात कही कि जो चीज़ें करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फंड्स कम दिए हों। काफ़ी फंड्स आए, 80,000 करोड़ का पैकेज आया, उसके अलावा भी पैकेज आया, आपको जब जानते हैं, तो कमी कहाँ है? देखिए, एक बात है, जहाँ तक टूरिज्म की बात है और स्टेट की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात है, मैक्सिमम एफर्ट वो बेसिकली रियासती हुकूमत या यूटी हुकूमत को देना पड़ेगा। आज अगर तमिलनाडु इतना बढ़ गया है तो सिर्फ सेंट्रल पॉलिसीज चलते नहीं है, सक्सेसिव स्टेट गवर्नमेंट्स ने 1990 से ऐसे कदम उठाए हैं जहां पे वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है, और लोगों को जान के सुन के बड़े वो आश्चर्य महसूस करेंगे कि मैक्सिमम टूरिज्म इन इंडिया तमिलनाडु में होता है। हाँ। लोग सोचते हैं केरल में होता है या यूपी में होता है या एमपी में होता है, तमिलनाडु में मैक्सिमम टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि उन्होंने एक योजना तहत तरीके से वो आगे किया है। उन्होंने देखा है कि टूरिज्म हम कैसे ला सकते हैं। उन्होंने जो टूरिस्ट आते हैं उनसे सवाल करते हैं, होटेलियर से सवाल करते हैं, ट्रैवल एजेंट से सवाल करते हैं, और जो जो खामियां उनके सिस्टम में एक एक करके उन्होंने दूर किया है, जिसके तहत उनको काफी सारे रिपीट विजिटर्स मिलते हैं। जम्मू कश्मीर कहाँ किया है? पहले हिमाचल में आप जाकर देखिए, हिमाचल फिर मैं कह रहा हूं क्योंकि हिमाचल में हर गांव में जाने के लिए आपको कई रास्ते मिल जाएंगे। हाँ। जम्मू कश्मीर में रोड नेटवर्क को छोड़ दीजिए, कुछ है ही नहीं, अब बन रहे हैं रोड नेटवर्क, और उन सुंदर जगह जाने के लिए जो रोड्स बनना चाहिए वो अभी तक बने नहीं है। जगह आप रास्ते नहीं बनाते जाने के लिए, हाँ। कोई पथ नहीं है वहां पे जाने के लिए, टूरिस्ट कैसे जाएंगे? मैं एक बंदे को कह सकता हूं कि सरथल बड़ा सुंदर है, हाँ। या डूडू पसंदकर एकदम जन्नत है, या आप भद्रवा के ऊपर हिस्से में चले जाओ तो फिरदौस है। हाँ, बिल्कुल। या मैं कह सकता हूं, किसको पता है क्या है? अगर आप जाने के लिए कोई तरीका नहीं बनाएंगे, बिल्कुल रोड कनेक्टिविटी नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल। हिमाचल ने ये किया है, तमिलनाडु ने बहुत कुछ किया है। उसके बाद ये अगर रास्ता अगर करते हैं ना, तो हिमाचल के जो सीएम थे डॉक्टर परमा, वो कहते थे रास्ता तो विकास अपने आप चलाएगा। आप रोड्स तो ले जाओ, होटल्स वगैरह प्राइवेट सेक्टर खुद ब खुद बना लेगा। हाँ, आपको प्लानिंग करना है कि रोड्स होटल्स ऐसी जगह पे बने कि उस जगह की जो सुंदरता है वो बर्बाद ना हो जाए। बिल्कुल। और ये अहम है, मैं क्यों कहता हूं। हाँ। आप सोनमर्ग आप जाइए, जिस सोनमर्ग की मेडोज हम देखते थे पिक्चर्स में, आज उन मेडोज में इन्होंने होटल्स बना दिया है। हाँ, बिल्कुल। तो सुंदरता रही कहीं? इतनी सुंदर जगह को हमने बैड प्लानिंग से बर्बाद कर दिया। ये जम्मू कश्मीर में, खास करके जम्मू में जो वर्जिन एरियाज में, वहां पे हमें ऐसा होने देना नहीं चाहिए जी। तो 2 बातें हैं यहाँ पे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, दूसरी बात आप रेगुलेशन करिए कि जो सुंदरता है वो ही अगर बर्बाद हो जाता है, हाँ। तब तो सर्वनाश हो जाएगा। बिल्कुल, कई ऐसी स्पॉट्स हैं जम्मू कश्मीर में जिनको डेवलप किया जा सकता है, और रोड कनेक्टिविटी नहीं है, और खाने पीने का वहाँ पे इतना इंतज़ाम नहीं होता है कि टूरिस्ट वहाँ जाए और वहाँ पर 2 या 3 दिन अपनी फैमिली के साथ वहाँ रहे। लेकिन सर, 5 अगस्त 2019 एक ऐतिहासिक दिन, बिल्कुल। उससे पहले जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी और उसके बाद कैसे देखते हैं? देखिए, 5 अगस्त में जो हुआ, एक तो है बेसिकली आर्टिकल 370 को अमेंड कर रीस्टेट किया गया, बिल्कुल, ताकि दस्तूर हिंद के सब प्रावधान जम्मू कश्मीर पे लागू हो। हाँ। वो उतना अहम नहीं है। तो दूसरी चीज जो की गई, जो रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, उससे पता चलता है कि सरकार का मंशा क्या था। वो था ब्रांच एंड रूट ट्रांसफॉर्मेशन, कि हमने सिर्फ कानून नहीं बदला है, यहाँ पे 70 साल से एक घाव था जो नासूर बन चुका था, हमें इसको ठीक करना है जी। जिसके तहत हमें इसे ऑपरेशन करना है। उन्होंने कुछ किया। उसके बाद प्रॉब्लम क्या हुआ? उसके बाद कोविड आ गया। तो जब तक कोविड हटता नहीं है, तब तक ये कहना कि
डिफरेंस क्या था वो कहना मुश्किल होगा, पर एक बात मैं बताता हूं। मैं जम्मू कश्मीर का कोविड एफर्ट्स देख चुका हूं और कुछ रियासतों का देख चुका हूं। मैं मानता हूं यहां पे अगर गवर्नेंस रूल या लेफ्टिनेंट गवर्नेंस रूल नहीं होता, प्रेसिडेंट रूल्स नहीं होता, तो यहां पे तो सर्वनाश हो जाता। मुझे लगता है कुछ चीजें जो नौकरशाही की मैं बात करता हूं, बहुत बुरी बात करता हूं, पर यहां पे मुझे लगता है कि कोविड पे जिस तरह से हमने काबू पाया है, मुझे लगता है ये सराहनीय है। वहां अच्छा काम हुआ है। मुझे लगता है बहुत अच्छा काम नहीं तो है, पर जो प्रॉब्लम्स हो सकता था हम उससे बच चुके हैं, कम किया, उसको मिनिमाइज किया हमने। पर वो एक डिजास्टर मैनेजमेंट है। हम गवर्नेंस की बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, कि गवर्नेंस में हमें क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्या है। एक तो है इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर में मुझे लगता है कि काम शुरू करने में देर तो हुई है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अब हो रहा है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर का बात जब होगा तब होगा, पर एक है गवर्नेंस इश्यूज। हाँ, मैं मानता हूं यहां पे पावर ये गवर्नेंस इशू है। ये जिस तरह से बिजली फेल करता है ये जम्मू कश्मीर में ही होता है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे भी एक ब्रांच एंड रूट ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। अगर आप पावर सप्लाई नहीं कर सकते हैं इंडस्ट्री को, तो जाहिर सी बात है इंडस्ट्री नहीं आएगा। और ये इतनी बड़ी बात नहीं है। देखिए, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, दूसरा गवर्नेंस। लोग अगर पावर खर्च कर रहे हैं तो उसको आपको पेमेंट भी वसूलना लेना चाहिए, है, बिल्कुल। क्योंकि इसके बगैर तो आपका पावर सेक्टर एकदम फीजिबल ही नहीं होगा। बिल्कुल, आप सही कहा। विडंबना भी यही है कि इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के ही करोड़ों रुपए के जो पेंडिंग है बिल्स है वो नहीं ले पाए हैं वो अभी तक। सर, इसके साथ जब यूटी बना उसके बाद जाहिर सी बात है जिस तरह से दावे किए थे बड़े बड़े, अब लोगों की उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई हैं। इंडस्ट्री आएगी, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, क्या ऐसा होगा लगता है? देखिए, पहले मैं एक बात करता हूं। अगस्त 6, 2019 में हमने एक बहुत सड़ा हुआ एक सियासत जो था उसको हमने दरकिनारा कर दिया। पर नौकरशाही, अगर ये सियासत इस रियासत को लूट रहा था, अगर ये उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है वो नौकरशाही की बिल्कुल सहायता से ही कर रहे थे, ब्यूरोक्रेसी भी रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। अब ये तो हट गए, नौकरशाही केंद्र में आ गया। अब इनको कौन रोके, इन पे लगाम कौन लगाए, ये देखे कौन कि इनकी जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स चेक कौन करेगा। हाँ। और मुझे लगता है कि एक बात उन्होंने तो अच्छा किया कि बेसिकली डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इस रियासत में जो नहीं था, जो कि मैं मानता हूं एक बुनियादी हक है सिटीजन्स का, कि हल्कों में गांववासी को उसको हक दो, उनको एम्पावर करो, उनको पैसा दो। 70 साल से यहाँ पे नहीं हुआ था। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स का गठन, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स का गठन, ये बहुत जरूरी था। ये इसलिए जरूरी था क्योंकि मुझे लगता है कि लोकल लेवल पे जो नौकरशाही लोगों पे हावी होता है, डेमोक्रेसी आने पे मुझे लगता है ये काफी कुछ बदल सकता है। खास करके जो एक्सपीरियंस पॉलिटिशियंस हैं, वो अगर डीडीसी के चेयरमैन बन जाते हैं तो वो डीसी के साथ काम करेगा, नौकरशाही को लेके चलेगा ताकि ग्रासरूट्स पे डेवलपमेंट हो। पर एक पॉलिटिकल गवर्नर के आने से मुझे लगता है कि बात काफी आगे बढ़ सकता है। और पॉलिटिकल प्रोसेस मेरा तो मानना रिवाइव हो रहा है। अगर आपने इन लेवल्स पे इतना डेमोक्रेसी आपने किया है और इनको अगर एम्पावर कर रहे हैं, मुझे लगता है बहुत कुछ हो सकता है। अब बात है कि कंसल्टेशन प्रोसेस। मैंने देखा है कि 1-1.5 साल में कंसल्टेशन प्रोसेस में रियासती हुकूमत किसको कंसल्ट किया है? जी बिल्कुल। सिविल सोसाइटी में तो मुझे लगता है कि ज्यादा कंसल्टेशन हुआ नहीं है। इंडस्ट्री एसोसिएशन जो कंसल्टेशन होना चाहिए वो भी नहीं हुआ है। पर मैं मानता हूं, मैंने मनोज सिन्हा का जो पहला इंटरेक्शन उन्होंने देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, वो सरपंचों के साथ हुआ था। हाँ बिल्कुल। और ये अहम है, ये इसलिए अहम है क्योंकि आप लोगों की नुमाइंदे से आप मिल रहे हो, क्योंकि आपका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर तो आवाम है। बिल्कुल। और जब आप उनके नुमाइंदे से मिल रहे हैं, उनको आश्वासित कर रहे हैं कि आपको अधिकार दिया जाएगा, आपको राशि दी जाएगी काम करने के लिए, मैं मानता हूं वो एक बहुत बड़ा सिग्नल गया जी। बात और भी मुझे कुछ इंफॉर्मेशन और सिग्नल्स मिले हैं जिसके चलते मुझे लगता है कि रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस अशर करने की एक बात चल रही है जी। पर मेरा मानना है कोविड के चलते एक अनसर्टेनिटी सी आ गई है। उसके बाद बहुत सारे पैरामीटर्स को आपको नौकरशाही पे गेज करना है। एक तो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जी बिल्कुल, सबसे अहम है, सबसे अहम है। हमारी स्टेट रियासत की रैंकिंग 2 साल पहले
29 आउट ऑफ 30 था, उसके बाद 22 आउट ऑफ 30 हुआ, दोनों ही खराब है। हाँ, मान लीजिए 36 पासिंग मार्क्स है, किसी को 12 मिलता है, किसी को 24 मिलता है, दोनों फेल है। दोनों फेल है, बिल्कुल। तो जब तक इसमें हम अच्छा नहीं कर पाएंगे, जब तक अनड्यू स्टेट इंटरफेरेंस हम हटा नहीं पाएंगे, यहाँ पे कोई निवेश नहीं करेगा। हाँ सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो अभी तो पैरामीटर्स है उस पर तो हम काफ़ी जो परफॉर्मेंस है वो ठीक नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहता है कि जम्मू कश्मीर भी सेल्फ सफिशिएंट बन जाए, क्योंकि जो भी फंड्स आते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं, उन पे भी एक बर्डन है। तो क्या हम सेल्फ सफिशिएंट बनने की राह पे हैं? नहीं, फिलहाल अभी तक हमने वो कदम नहीं उठा पाए हैं जिसके चलते वो डेवलपमेंट्स नहीं हुए हैं जहां मैं कह सकता हूं कि हम सेल्फ सफिशिएंट होने वाले हैं। पर हम हो सकते हैं, हाँ। इसमें दो राय नहीं है। हमें क्या करना है, देखिए, अगर हमारी सबसे बड़ी जो सेक्टर होगी वो टूरिज्म होगी, सर्विस सेक्टर होगी। हाँ। अगर हम टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं, अगर हम यहाँ पे इनकम्स बढ़ जाती है, हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए यहाँ पे अगर हम खर्च करना शुरू करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी जो टैक्सेशन स्कीम है, खास करके जीएसटी, वहां पे रेवेन्यू जनरेट होगा, जिसके चलते ये डिपेंडेंस ऑन स्टेट गवर्नमेंट जो ग्रांट्स है वो काफी कम हो जाएगा। बिल्कुल। पर उसके लिए हमें योजना तहत हमें बढ़ना है, हमें किन सेक्टर्स को प्रमोट करना है हमें सोचना है। और फिर मैं टूरिज्म की इसलिए दोहरा रहा हूं, एक है एम्प्लॉयमेंट। हाँ। ये सरकारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, रियासती हुकूमत पे काफी प्रेशर आता है कि आर्टिफिशियली आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ, उससे काफी खर्चा चला जाता है जो डेवलपमेंट के लिए हो सकता था। हाँ। हम अगर वो खर्चा कम करके प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते हैं तो वो एक तरीका होता है टू इंक्रीज सेल्फ सफिशिएंसी। दूसरी बात, आप प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाइए, प्राइवेट सेक्टर की एक्टिविटीज को ही आप टैक्स करके आप डिपेंडेंसी ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट कम करते हैं। हाँ। तो जब तक वो हम काम नहीं करेंगे तब तक मेरा मानना है कि हम बात करते रहेंगे, वो जो डिपेंडेंसी है वो चलता ही रहेगा। सर, युवाओं का एक सवाल है, क्योंकि युवा अक्सर जब मिलते हैं तो ये सवाल पूछते हैं, तो आप आज आए हैं, जो ये कोविड-19 आया उससे अनएम्प्लॉयमेंट में काफ़ी इजाफा देखने को मिला है। उन युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले 1 साल में 2 साल में क्या ये मेरे पास नौकरी है, अच्छी खासी नौकरी है, मुझसे मैं अगर कहता हूं उनको अच्छा नहीं लगेगा, पर बात यह कोविड-19 एक हादसा है जिसको हम फोर्स मेजर एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं, जिसके तहत सिर्फ जम्मू कश्मीर के युवा नहीं, पूरे देश में पूरे विश्व में तहलका मच चुका है, सभी को यहां पे सफर करना पड़ा है। ये चल नहीं सकता। अब आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमी रिवाइव कर रहा है। सर, ये सवाल इसलिए अहम था मैं आपसे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ज़्यादा वसीले नहीं हैं, आपको पता है, इंडस्ट्री नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर में इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर भी इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो बचे कुछ जो हमारे बच्चे जो दिल्ली में या बॉम्बे में या कलकत्ता में या कहीं काम कर रहे थे, वो अब वापस आ चुके हैं। उनके लिए आगे क्या है, क्योंकि ये कहते हैं कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बने, और वो वापस चला भी जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन हम आहिस्ता आहिस्ता कम कर रहे हैं और जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है सब राइज कर रहे हैं, जिसका मतलब है इकोनॉमी इज कमिंग बैक ऑन ट्रैक। तो जो सर्विसेज बेसिकली बंद थे, जिनको कहा गया था घर जाओ, वो लोगों को बुला रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम भी हो रहा है, काम भी बढ़ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि कोविड जो है ये एक प्रचंड एक आघात था, भीषण आघात था। अब इसकी असर आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन अब बंद होता जा रहा है। लॉकडाउन जब हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, एक नॉर्मल सी इकोनॉमी में आ जाएगी। पर मैं युवाओं को एक बात कहना चाहता हूं, अगर वो सोचते हैं कि सरकारी यहाँ पे नौकरी देती जाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करता ही जाएगा, इस गलतफहमी में मन न रहे। मेरा मानना है, खास करके जो प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं और जो न भी करते हैं, इस रियासत में इतने सारे अपॉर्चुनिटीज है, हॉर्टिकल्चर में है, बहुत सारी जगह पे हैं, वो इनको दोनों हाथ से पकड़े और वो एम्प्लॉयर्स बने। जी, एम्प्लॉयमेंट सीख न करे, एम्प्लॉयर्स बने, इट विल बी वेरी वेरी रिवॉर्डिंग। और बात यह है कि अगर वो नहीं करते हैं तो कोई बाहर से आगे कर लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अहम जानकारी आपने दी। तो जिस तरह से आपने सुना दीपांकर सेन गुप्ता साहब को, उन्होंने साफ कह दिया है कि जिस तरह से अर्थव्यवस्था को यहाँ पे काम करना चाहिए था वैसा नहीं हुआ है। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद जो कोविड-19 आया, उससे वो जो पेस थी, जो उम्मीद थी आपको कि अर्थव्यवस्था जो है वो उसको बूस्ट मिलेगा, वो नहीं मिल पाया। लेकिन उम्मीद अभी भी कायम है और ये उम्मीद
जताई है कि इंडस्ट्री वापस जो है अब जम्मू कश्मीर में आएगी और यहाँ की अर्थव्यवस्था भी बाकी जो स्टेट्स हैं, बाकी जो राज्य हैं उसकी तरह ही आगे बढ़ेगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल।